नमस्कार, मैं स्वरभूमि से रोहित शर्मा। आज चुनाव है और बिहार में 4 जगह पर चुनाव हो रहे हैं, वोट गिर रहे हैं। तनाव उसी रूप में कायम है, लोगों की भाषाएं बदल रही है, लोगों के तंज बदल रहे हैं, आयोग तक मुकदमे जा रहे हैं। मेरे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रभात कुमार और हम जानेंगे उनसे कि भाषा क्या बदल रही है, क्या असर होगा और आज के चुनाव में क्या होने जा रहा है और इसके बाद क्या दिखेगा। आइए हम सीधा उनसे ही बात करते हैं, आपसे मिलवाते हैं। प्रभात जी, आपका अखबार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सारे दर्शकों का। प्रभात जी, जैसे आज चुनाव हो रहा है और आज वोट 4 जगह पर वोटिंग होने वाली है, लेकिन आपके नेताओं की भाषाएं कुभाषाओं में बदल रही है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है रोहित जी कि हमारे नेताओं के भाषा में हमने देखे हैं कभी कुछ जैसे अभद्रता की हुआ रही हो। और ये अगर देखेंगे तो भाषाई जो मर्यादा है उसकी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन सबसे ज़्यादा जो कोई करता है तो भाजपा के लोग करते हैं। उनका जो चुनावी स्टंट है, भाषा में गंदगी फैला करके लोगों को उन्मादित करना, उनका एक चुनावी स्टंट है, उसको एक हथियार के रूप में यूज करते हैं। इसीलिए भाषा का अगर हमारे बाकी नेताओं पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो इक्का दुक्का लोग होंगे जो किन्हीं के मुंह से कुछ निकला हो, लेकिन जो नेता मतलब क्या हमारे दल के नेता हैं तो तेजस्वी जी नेता हैं, लालू जी नेता हैं, तो उनकी भाषा को आप अगर उनके मुंह से कुछ निकलेगा तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाषा हमारे आगे है। लेकिन यहाँ तो भाजपा के बड़े बड़े लीडर, यहाँ कहिए कि नरेंद्र मोदी जो सबसे टॉप लीडर अभी है, नंबर 1 है भाजपा, तो उनकी भाषाओं पर आप उनके मर्यादा को देखिए। क्या नहीं बोला उन्होंने, सोनिया गांधी को जर्सी का बोला, कांग्रेस की विधवा बोला, उन्होंने ममता बनर्जी को बहुत तंज कसा, दीदी ओ दीदी करके उनको तंज कसा था। तो ये मर्यादा उल्लंघन करना उनका चुनावी स्टंट होता है और उसको भरपूर लोग हथियार करते हैं। हम बाकी नेताओं पर कभी होता है बात फिसल गई, लेकिन टॉप लीडर से ऐसी उम्मीद नहीं हो सकते हैं, अपना देखने को मिलती है। आज वोट गिर रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? 4 जगह पर चुनाव हो रहा है आज, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। चारों जगह मुकाबला संघर्षपूर्ण तो है, लेकिन चारों जगह महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की जीत होगी, ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ। लेकिन आपको एनडीए कहना है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। हाँ, वो कल है, वो मुखरीलाल के असील सपने देख रहे हैं लोग। इस बार तो 200 सीट अगर आ जाए भाजपा को पूरे भारत में, ये भी बहुत है। हालांकि वो लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं, और ये 400 पार का नारा इसीलिए है कि उसकी आड़ में ये लोग चुनावी जो घोटाला कर रहे हैं, ये लोग चुनावी घोटाला जिसको ईवीएम के मार्फत से ये लोग घोटाला कर रहे हैं, उसको पर्दा दिया जा सके, इसीलिए ये लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं और उसी का घोटाले में लगे। आप लोग ईवीएम के खिलाफ सवाल उठा रहे थे, चुनाव ईवीएम से ही हो रहा है और इसका परिणाम भी आप जानते हैं किस रूप में होता है, क्या होगा इसका? देखिए, चुनाव आयोग जो है अभी जैसे उसको निष्पक्ष तो मान ही नहीं सकते। चुनाव आयोग को जो बहाली की प्रक्रिया थी मुख्य चुनाव आयुक्त का, उसमें पहले था 3 पक्ष होते थे। जो लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो 3 स्तंभ होते हैं, विपक्ष, नेता, प्रतिपक्ष जो होता है, तो एक सत्तारूढ़ दल का जो हेड होगा प्रधानमंत्री हुए, और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर जो जैसे उनके कृतियों पर जब वो लोग निगाह डालने लगे और उसको रोकने की कोशिश की, तब नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि ये संविधान एक अध्यादेश ला करके इस नियम को ही बदल दिए कि चीफ जस्टिस उसमें रहेगा ही नहीं पार्टी। तो 3 आदमी जो हैं उनके चयन प्रक्रिया में 3 आदमी की वोटिंग होती है, तो उसको
चीफ जस्टिस को ही हटा दिया गया। अब वो हो गए, एक नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और एक रहेंगे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही उनके कैबिनेट के मनोनीत सदस्य रहेंगे। तो ये तो हो गया, दो वोट तो उनका पक्का है, तीसरा का कोई मतलब नहीं रह गया। तो अब पूरी तरह से चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ दल का कब्जा है। आज भाजपा सत्ता में है तो उसका कब्जा है। अगर संविधान में यही नियम रहा तो आने वाले समय में अगर कोई दूसरे पार्टी की सरकार बनेगी उसका कब्जा रहेगा। लेकिन आज इसीलिए चुनाव जो प्रक्रिया बनी है चुनाव आयोग के निर्वाचन की या मनोनयन की, तो वो गलत है। और इससे ही एक ऐसी बू आती है कि जो भी चुनाव आयोग बनेगा या मुख्य चुनाव आयोग वो निष्पक्ष नहीं रहेगा। और वो ईवीएम पर आरोप लगता रहा है। देखिए, चुनाव आयोग का एक सबसे पहला एजेंडा यही होना चाहिए कि वोटरों में, माने वोटर में और विपक्षी पार्टियों में एक विश्वास का माहौल, ये मैसेज रहे, लोगों का भरोसा रहे चुनाव आयोग पर कि ये जो चुनाव हो रहा है बहुत ही निष्पक्ष हो रहा है। निष्पक्षता की एक का मापदंड पर खड़ा उतरना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए चुनाव आयोग। लेकिन जब सारी विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि ईवीएम से घोटाला हो रहा है, तो चुनाव आयुक्त को इस पर कदम उठाना चाहिए था, उसमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए था। वो लोग डिफेंड कर रहे हैं ईवीएम को। अरे भाई, क्या है, पहले भी बैलेट से वोट होता रहा है। तो हम जब अगर पूरे देश का सारी विपक्षी पार्टियां, हाँ सारे लोगों का तो रेफरेंडम लिया नहीं जा रहा है पब्लिक का, तो पब्लिक का कितना उसमें मांग है ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जितनी भी हैं, कोई भी आदमी खड़ा होकर के नहीं कर रहा है कि नहीं ईवीएम से वोट होना चाहिए, ईवीएम ही सही। तो जब सारी विपक्षी पार्टियां एक तरफ है और भाजपा की सरकार जो है, भाजपा एक तरफ है, तो चुनाव आयुक्त को ये चाहिए था कि वो बैलेट की ओर शिफ्ट करते और एक बार बैलेट से भी चुनाव करा करके देख लेते कि कम से कम लोगों का भरोसा चुनाव आयोग पर बना रहेगा। और अब जो टूट चुका है भरोसा, वो एक बार फिर से जगेगा। तो इन लोगों को चाहिए था, एक बार जरूरी चाहिए कि बैलेट से चुनाव बैलेट से। ठीक है, मेरा सवाल रहेगा कि मोदी सरकार ने कहा है या भाजपा नेता भी कहते हैं कि आप जनता को डरा रहे हैं कि 400 पार आने पर संविधान बदल देगा, तो जनता डरा क्यों रहे हैं आप? नहीं, जनता को हम लोग नहीं डरा रहे, जनता को हकीकत से वाकिफ करा रहे हैं। अभी देखिए ना, कितना संविधान में परिवर्तन, बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया है। उसको दमनात्मक अंग्रेजों के समय में, ये लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों के समय का कानून था इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों के तो ये लोग पक्षधर रहे थे शुरू में। ये अंग्रेज के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन में, ये लोग कहीं कोई सक्रिय भूमिका निभाए नहीं, उनके साथ रहे। यहाँ तक कि जब सुभाष चंद्र बोस के, आज ये लोग आइकॉन बना करके घूम रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की जो सेना थी, क्या था उनका, आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने आह्वान किया था यहाँ के युवाओं से और जनता से कि वो अंग्रेजों की सेना में भर्ती हों और आजाद हिंद फौज से जाकर के लड़े। तो ऐसे लोग जो हैं अभी कह रहे हैं कि ये अभी हम लोग जो बात कर रहे थे संविधान बदलने की, तो इन लोगों ने कुछ जो कानून को परिवर्तित किया है, और ये लोग अपने हिसाब से ही, जैसे छलावा दे रहे हैं लोग, कॉमन सिविल कोड लाएंगे तो फिर ये क्या बोलते हैं, आरक्षण का ही मुद्दा ले लें। आरक्षण का मुद्दा आजादी के समय से चल रहा है। कालेलकर कमेटी बनाई गई, कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद उसको लागू किया गया, ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, वीपी सिंह ने लागू किया। तो अति पिछड़ों हरिजनों का आरक्षण लागू करने में इतना समय लग गया। और 10% ईडब्ल्यूएस का देखिए आरक्षण, एक अध्यादेश जारी हुआ और कोई सर्वे नहीं, कोई छानबीन नहीं, और बस अध्यादेश जारी किया और ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया। तो यही सब कानून है। और कानून बदलने की जो बात है, उसकी आड़ में ये लोग जब से ताकत मिलेगा इन लोग को, जब पूरी तरह से, अभी देखिए ना, बहुत सारा कृषि कानून, कितना ही दमनकारी कानून है। तो ये लोग अगर बहुमत अगर आता है इनको राज्यसभा लोकसभा सब जगह,
तो ये लोग इसको कानून बनाते, और किसानों का आंदोलन, अगर किसान आंदोलन इतना सशक्त ढंग से नहीं खड़ा होता तो ये कानून बना हुआ होता, किसान सब मारे मारे फिरते। तो कानून तो बदल रहे हैं, तो और जनता समझ रही है कि कानून बदल देगा ये। जनता को दूसरे दूसरे मुद्दे 5 किलो राशन और हिंदू और मुस्लिम और ये करके सॉरी, तो जो उलझा रहे हैं, तो ये हम लोग, हमारी पार्टी है, सारे विपक्षी पार्टियां ये समझाने का लोगों को कोशिश कर रही है कि आप जो ये छलावे में जो सामने जो दिखा रहे हैं कि देखिए हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, फलना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो इसके आड़ में वो लोग जो संविधान परिवर्तन करके आपके मूल अधिकारों, नागरिक अधिकारों का जो हनन करेंगे और आप पर दमन चलाएंगे, उसके प्रति हम लोग आगाह कर रहे हैं। हम लोग डरा नहीं रहे। तो आप ये मान रहे हैं कि ये सरकार अगर आती है 400 पार, संविधान चेंज कर देगा ये लोग? हाँ, बहुत सारा संविधान जो है चेंज होगा, और ये लोग इसको पूरी तरह से दंडात्मक कानून बनाएंगे। और अभी देखिए ना, ऐसा बहुत सारा कानून इस बीच में आ गया अध्यादेश के द्वारा, जिसमें आपके नागरिक अधिकारों का, आप जुलूस प्रदर्शन नहीं कर सकते, जुलूस प्रदर्शन निकालिएगा, उसमें फलाने केस में ऐसा है तो FIR पुलिस अरेस्ट कर लेगी आपको तुरंत, और कम से कम साल भर का सजा आपको दे सकती है पुलिस, जेल भेजेगा। तो अभी देखिए ड्राइवरों के ऊपर जो आया ये कानून आया, तो उनको दंड है, ठीक है, दंड होना चाहिए। तो आज उसमें है ना, जैसे MBI एक्ट में भी है, MBI एक्ट में भी उस पर सजा है, और इस पर भी मैंने आपको CRPC में भी सजा है। तो इसको मिला जुला करके उसको ऐसा किया गया, दिखाया जा रहा है कि भाई हम तो जो एक्सीडेंट में मारे जाएंगे उनके, या एक्सीडेंट में जो हताहत होते हैं, जो घायल होते हैं, उनके रक्षा के लिए कानून बना रहे हैं। लेकिन ये कानून जैसे है बहुत दंडात्मक। कोई भी अगर गलती से भी कोई, जब होता है क्या ना, जब किसी से कोई आदमी रोजी जानबूझ करके एक्सीडेंट नहीं करता, धक्का नहीं मारता किसी को, लेकिन अगर लग जाता है तो मॉब लिंचिंग के डर से वो भागता है। सबकी इच्छा होती है, हम लोग तो कई बार गाड़ी में रोड पर चलते रहते हैं, दूसरे लोग से धक्का लगा हुआ आदमी या खुद से घायल हो गया आदमी, उसको उठा करके हम लोग हॉस्पिटल 20 लोगों को पहुंचाए। लेकिन उसमें भी डर लगता रहता है कि पुलिस कहीं ये ना कहे कि आप ही धक्का मार के लाए हैं, क्योंकि कोई गवाह नहीं है, सड़क पर गिरा हुआ आदमी, उसको उठा करके गाड़ी पर ला दे, उसको लेगा हॉस्पिटल में, तो अगर वो आदमी होश में नहीं रहेगा तो पुलिस तो कहेगी आप ही धक्का मार करके ला करके लाया, अगर कल उसको उसकी डेथ हो जाती है तो पुलिस हमको पकड़ेगी। तो इन्हीं कारणों से, इसी डर से लोग, आम आदमी भी, और जिससे धक्का लगता है वो भी चाहता है कि मॉब लिंचिंग हो जाएगा, मेरा भागो यहाँ से। तो कानून को सख्त बनाना चाहिए, उसके लिए जागरूकता पैदा होना जरूरी है। सख्त कानून बनाने से सब कुछ नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा दंडात्मक कानून है जो ड्राइवरों का जो कानून आया है परिवहन नीति की तरफ से। तो इन कानूनों को मेडिकल में जो प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया है वो भी बहुत दंडात्मक है। अगर आप हॉस्पिटल में आपका कोई डेथ हो जाता है किसी आदमी का, और अगर वो या इलाज में लापरवाही बरती जाती है, उसके खिलाफ अगर आप हॉस्पिटल में प्रदर्शन करते हैं, नारा लगाते हैं, तो भी आपके मेडिकल प्रोफेशनल जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर आप केस करते हैं। तो ये चीज तो डॉक्टर को भी होना चाहिए था। जैसे आप हमको, मेरा आदमी नुकसान हुआ और हम ही को फिर से जेल भेज दे रहे हैं, वहाँ हम अगर विरोध कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ घटना घटी है, हमारा एक रिश्तेदार मेदांता में भर्ती था, और ये लोग 2 दिन तक बिल बनाते रहे, 1-1.5 लाख रुपया महीने पर डे का, और मरीज मरा हुआ था, समझ मेरे यहाँ पे। हमको पहले भरोसा नहीं होता, लेकिन उसको जब देखे तब तो हमको समझ में आया। तो उसको जब हुआ कि हम लोग को रिलीज कर दिए, छोड़िए हम अपना ले जाएंगे, भाई मेरा आदमी जिंदा है कि नहीं। उसका सांस दिखाता था कि चल रहा है, हम लोग जहाँ ICU में देखा कि उसका सीना उठ रहा है, फूल रहा है, बच्चा रहा है। जब उसको उसी हालत में नीचे ले आया, हम लोगों में से एक जानकार आदमी थे, बोले कि नहीं, पहले हम डेड बॉडी हाथ में नहीं लेंगे, इसको पहले इस मशीन को निकालो। और जैसे ही मशीन निकाला उसका सांस चलना बंद हो गया। तो वो एक बलूनिंग सिस्टम है वो लोग का, जो चलता रहेगा और लगेगा कि लंग्स को चलाता रहेगा। वो आपको, आप दूर से देखेंगे लगेगा कि मरीज तो नहीं सांस चल रहा है, सांस ले रहा है मरीज। तो ऐसे लोगों पर
उस दिन और दुखद बात सबसे ये है कि सरकार उसके इतने बड़ी पक्षधर है, और सरकार के पता नहीं नीतीश कुमार का उसमें पैसा लगा हुआ है कि क्या है। जदयू के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। हमने वहाँ के जदयू के पदाधिकारी को खबर किया कि भाई अगर वहाँ आपके सर्किल में कोई प्रेस वाले हैं तो उनको भेजिए, यहाँ ऐसी ऐसी घटना घटी है। उन लोगों ने प्रेस वाले को कहा, प्रेस वाला वहाँ से निकल गया। एक प्रेस वाला वहाँ नहीं पहुँचा, जो बड़े प्रेस वाले लोग नहीं पहुंचा कि वो लोग बोले कि हो सकता है नहीं गया होगा, सब डरता है। किससे डरेगा भाई, पत्रकार हो किससे डरो। तो ये सरकार का माने सरकार उसकी पैट्रोन है, इसीलिए वैसा नहीं हुआ। तो अब पब्लिक क्या करेगी? अगर हमारे साथ 50 लोग वहाँ खड़े थे उस समय, जिस समय मेरे मरीज की बात हो रही है, अगर वो लोग तोड़ फोड़ कर लगे, हम लोग आ गए कि नहीं गेट से हम लोग निकलेंगे ही नहीं, यहीं रहेंगे, हमको फिर से तुम मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करो तब हम यहाँ से जाएंगे। वो कहे कि नहीं हम तो जिंदा आपको पेशेंट को दे रहे हैं। तो जब ऐसा लूट हो रहा है तो जनता में उन्माद हो जाता है। एक तो मरीज उसका मर गया है, उसके बाद उस पर शोषण हो रहा है, उसको आप हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो जनता स्वाभाविक है कि उसके खिलाफ नारेबाजी होगा, तोड़ फोड़ कर ले सकता है। आप उस पर केस करेंगे लेकिन उस हॉस्पिटल वाले पर आप केस नहीं करेंगे, तो ये दमनात्मक है ना, यानी जनता का दमन के लिए कानून है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह के अनेकों कानून अभी बन चुके हैं, और आने वाले समय में आपके संवैधानिक अधिकारों का मूलभूत जो अधिकार हैं, आपका नागरिक अधिकार है, उनके हनन का बहुत सारा कानून बनेगा। और आपको सरकार के खिलाफ, अभी देखिए ना, सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं तो देशद्रोह के अथी में आ जा रहा है कानून में। सरकार के खिलाफ बोलना जनता का नागरिक मानिए संवैधानिक अधिकार है। सरकार का विरोध करना, सरकार की गलत नीतियों का, गलत कामों कार्यों का विरोध करना जनता का अधिकार है। उसको अगर आप अधिकार का उपयोग करते हैं, अगर जनता उसके विरोध कर रही है सरकार का, तो उसको देशद्रोह के कानून के अंतर्गत लिया है। ये दमनात्मक नहीं है। तो ऐसा ही अभी तो मोदी जी बोलते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ट्रेलर है, तो असली फिल्म दिखाएंगे जब 400 पार हो जाएंगे। आप बताना नहीं चाह रहे हैं कि जितना पावर इसको मिला हुआ मोदी सरकार को, उस हिसाब से उतना कानून चेंज कर चुकी है, और कानून मिले, अधिकार मिले, पावर मिलेगा तो ये संविधान को भी चेंज कर देगा। हाँ, संविधान देखिए, संविधान बहुत बड़ा है रोहित जी। तो पूरे संविधान को बदल देना, नया संविधान लागू कर देना, ये आसान नहीं है। लेकिन सरकार को क्या चाहिए, कोई उसका विरोध न करे, कोई उसके खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी तो ऐसा कानून लाएगी कि धीरे धीरे वो कोई विपक्षी पार्टी को खड़ा नहीं होने देगी, देखिए अपने सामने किसी को खड़ा नहीं रहने देगी। तो वही है, जैसे अभी सीबीआई, ईडी, आईटी पहले से भी था, और उसका हर सरकारें जो भी रहती थी दुरुपयोग कुछ न कुछ करते रहती थी। लेकिन अभी एकदम चरम है, और चरम अगर इसको कहेंगे तो मोदी जी कह रहे टेलर है, तो अब इसको समझ लीजिए कि इसका चरम कहाँ। अगर इन संस्थाओं का दुरुपयोग का जो चरम होगा तो आप कल्पना कर सकते हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि टेलर हम दिखा रहे हैं अभी। तो ये जो चीज़ है ना, तो इसको ऐसे ही बहुत सारे कानून बदलेंगे, जिसमें आम आदमी एक मशीन बन के रह जाएगा और सरकार के खिलाफ बोल नहीं पाएगा। हर दमन को, हर शोषण को उसको चुपचाप सहना होगा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, तो सबको झेलना पड़ेगा। अभी नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ गठबंधन तोड़ करके भाजपा के साथ में बनाया सरकार है। कुछ लोगों का ये कहना है कि नीतीश और लालू दोनों एक प्लान्ड वे में भाजपा को हराने के लिए नीतीश को भाजपा के साथ भेजे, और बाहर से भाजपा को हराने के लिए आरजेडी, और अंदर से नीतीश कुमार भाजपा को हराने के लिए हैं। क्या कहेंगे इस पूरे पर? ये प्लान के तहत बना हुआ है क्या? ऐसा कोई प्लान होगा और कोई लीक होगा प्लान, अगर प्लान रहेगा तो लीक करेगा। और सारे लोग राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्षम हैं, राजनीतिक क्या बोलते हैं, सोच और समझदारी के। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के रैली में नहीं जा रहे हैं भाजपा। नहीं, ये तो भाजपा और आरजेडी, भाजपा और जदयू का एक रणनीतिक फैसला होगा, कहाँ किनको जाना है, प्रधानमंत्री को कहाँ भाषण देना है,
मुख्यमंत्री को कहाँ भाषण देना है, तो ये अलग बात है, उनका रणनीति है। अपने ऐसा नहीं होगा ना कि अब जैसे पूर्णिया में नहीं गए नीतीश कुमार मोदी की सभा में, लेकिन पूर्णिया बाद में गए होंगे। तो ये अलग है कि चूंकि कई लीडर हैं तो एक मंच पर सब आए और सब अलग अलग काम करें, ज़्यादा प्रभावी होगा ना, इसलिए लोग कर रहे होंगे, उस पर हमको कुछ कमेंट नहीं करना है। लेकिन ये बात जो बोल रहे हैं कि दोनों मिल करके और भाजपा को, तो भाजपा नीतीश कुमार के साथ देखिए 14% 16% करीब वोट पिछले चुनाव में रहा था। आज वो वोट घट गया है, आज उनके पास 9-10% वोट अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन तो 9-10% वोट के लिए ही भाजपा उनको अपने साथ लाई है। और वो वोट जो इनके साथ रहता, महागठबंधन के साथ रहता, यहाँ काम करता, वहाँ गया है तो वहाँ काम करेगा, तो दोनों मिल करके भाजपा को हराएंगे कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लालू जी आरजेडी पार्टी महागठबंधन बाहर से भाजपा को हराएगी या अंदर जाकर के हराएंगे। हाँ, एक जो बात है कि नीतीश कुमार के पलटने पर मैंने उनका जो बदल जाते हैं, अपना जो विचारधारा चेंज कर लेते हैं, उस पर कुछ भी गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। जैसे एक मेरा आकलन है, मैंने ये सिर्फ मेरा विचार है, मेरा एनालिसिस है, अपने से हम जो करते हैं, उनके क्रियाकलापों को देखने से समझ में आता है। तो उन्होंने चूंकि महागठबंधन में नीतीश कुमार को बार बार कह रहे थे कि सीटों का फैसला हो जाए, जल्दी से जल्दी सीट शेयरिंग पर हम लोग जल्दी से फैसला कर लें, तो इसमें देर हो रही थी, चाहे कांग्रेस के कारण हो या और किसी कारण से हो, लेकिन वो देर हो रही थी। उन्होंने पार्टी छोड़ महागठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया। तो ऐसा हो सकता है कि जब मैं आज हो रहा है ना, बोल रहे हैं 400 पार हो सकता है उनका 200 पार भी मुश्किल हो, या हो सकता है कि ऐसी स्थिति आए कि उनकी सरकार नीतीश कुमार जितनी भी सीटें जीत जाए और उनको, जैसे अभी बिहार में जो स्थिति है, चाहे वो एनडीए की सरकार रहे चाहे इंडिया की सरकार रहे, लेकिन नीतीश कुमार सबकी जरूरत है। नीतीश कुमार रहेंगे तभी उनकी सरकार बनेगी, नहीं वो और जिनके साथ रहेंगे उनकी सरकार बनेगी। तो अगर ऐसी स्थिति आई कि नीतीश कुमार के जो भी सीट जीते हुए रहेंगे, वो अगर जरूरत हो गई किसी भी पार्टी का, किसी भी गठबंधन का सरकार बनाने के लिए, तो नीतीश कुमार को बेहतर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अगर इंडिया गठबंधन को उनके सीटों का जरूरत रहा, जितना भी जीत करके जाएंगे, और भाजपा हार रही है, उतना सीट में कम आ रही है उसको, तो ये इधर भी चले जा सकते हैं। जो कहने का मतलब कि इनके अब बात पर बहुत भरोसा कोई नहीं करता है, कोई इनको वजन नहीं देता है, और इसीलिए इनको बार बार हर मीटिंग में 10 बार बोलना पड़ रहा है। जहाँ भी सभा में जा रहे हैं वहाँ अपने भाषण में, आधा घंटा का भाषण में 10 बार इस बात को रिपीट करते हैं कि अब हम जहाँ आ गए हैं वहाँ रहेंगे, यहाँ सब कहीं मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा गारंटी जो है ना, तो हमेशा देते रहे, बोले मृत्यु में मिल जाएंगे, अब नहीं जाएंगे। मेरा एक सवाल रहेगा कि जिस तरह से आपके जो नेता जब देते हैं भाषण, वहाँ कांग्रेस के या कम्युनिस्ट पार्टी के कोई नेता साथ नहीं रहते हैं, अकेले अकेले न्यूज बने हुए हैं, तो क्या फूट है आपस में? नहीं, फूट नहीं है, ये रणनीति है। अगर आप एक ही मंच पर 10 लीडर पहुंचते हैं, तो समय चूंकि अब चुनाव में कम रहता है, एक तो सीट शेयरिंग में देर हुआ है, तो बहुत सारी सीटों पर क्लियर कैंडिडेट बाद में आए, तो उनको कैंडिडेट को भी घूमने का कम मौका मिलता है। तो ऐसी स्थिति में एक रणनीति है कि उतने ही लीडर अगर एक ही दिन अलग अलग सभा करें, अलग अलग मंचों पर जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कॉन्टेक्ट करता है। तो अगर एक ही मंच पर सभी लोग आ जाएंगे, तो वहाँ जो सभा में जो जितने लोग जुटेंगे उन्हीं को संबोधित कर पाएंगे, उन्हीं को अपनी बातें समझा पाएंगे। तो ऐसा है ना कि आज कहीं कांग्रेस के लीडर कहीं दे रहे हैं, वहाँ हमारे लीडर कहीं किसी दिन चले जाएंगे, कांग्रेस के लीडर जहाँ हम आज बोल रहे थे वहाँ चले जाएंगे। तो ये मिल करके चुनाव लड़ रहा है, इसमें कोई ये नहीं है, शक नहीं होनी चाहिए कि महागठबंधन में कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। ये पप्पू यादव को नहीं दिया गया है, पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल थे, पप्पू फैक्टर क्या कांग्रेस साथ में नाराजगी का एक वजह हो सकता है? पप्पू यादव, देखिए पप्पू यादव की अपनी पार्टी थी जाप, तो उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया कांग्रेस में।
और वो कांग्रेस के लीडर हो गए। तो कांग्रेस का उनको कहाँ से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, अगर पार्टी के खिलाफ कहीं कहीं लड़ रहे हैं, महागठबंधन के खिलाफ जाकर खड़े हुए हैं, तो इस पर सारा निर्णय लेने का अधिकार कांग्रेस को है। और जब तक कि कांग्रेस उनको निकाल नहीं देती है पार्टी से, तब तक वो कांग्रेस के ही आदमी है। तो कांग्रेस ही डिसाइड करेगी, हम लोग उस पर कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। हमारे कैंडिडेट को वहाँ अगर नुकसान हो रहा है, हमारे वहाँ खड़ी है, तो चाहिए था उनको, जब कांग्रेस में चले गए, अगर कांग्रेस में नहीं गए होते तब तो वो लड़ने के लिए सक्षम थे। लेकिन जब कांग्रेस में आप गए हैं, अपनी पार्टी का बजाबता विलय कर लिए हैं, गठबंधन भी नहीं किए हैं, और वैसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी उस सीट को जहाँ से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप छोड़ अभी वो दूसरे गठबंधन के दूसरे साथी के साथ चला गया है, तो कांग्रेस को इस पर तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था। और अगर चुनाव लड़ रहे थे तो, और नहीं तो उनको फिर से कांग्रेस से रिजाइन करके चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन वो आज भी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। तो ये कांग्रेस इस पर जवाब दे गुजारा। ये अभी आज गया में चुनाव है और गया में 2 घटनाएं प्रकाश में आई है, जहां अमित शाह के खिलाफ गो बैक के नारे लगे थे और जो हम के प्रत्याशी थे जीतन मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके सभा में भी लोग नहीं आए, इग्नोर कर रहे हैं। इसके बावजूद एनडीए बोल रही है कि हम जीतेंगे। कितनी दम लगता है इस बात में? नहीं, देखिए, चुनाव के पहले कोई दल नहीं कहेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं। वो तो जनता तय कर देती है। जब ईवीएम में सब कुछ बंद हो जाएगा, काउंटिंग होगा 4 दिन को, उसमें पता लगेगा कि कौन कितना सीट जीत रहा है। लेकिन ये जो घटनाएं जो बोल रहे हैं, अमित शाह के खिलाफ नारा लगाना, जीतन राम मांझी जी के सभा में लोगों का कम पहुंचना, उनके गांव में जो संपर्क यात्रा जो कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं लोगों से, तो गांव में उनका विरोध होना, ये सब चीज़ें दर्शाता है कि उनके माने एनडीए के खिलाफ जनता में कितनी नाराजगी है, एनडीए के प्रति लोगों में कितनी नाराजगी है। और ये एनडीए बोल रही है कि सभी सीटें जीतेंगे। आप दावा कितने कर रहे हैं बिहार में? यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग पिछले बार 39 सीट जीते थे, इस बार 4 सीट 5 सीट जीते तो बहुत है। क्योंकि जनता, आप देख रहे हैं ना, रविशंकर प्रसाद का जमकर विरोध हुआ, बक्सर में विरोध हो रहा है, जहाँ जहाँ जनता जो है अपना अधिकार व्यक्त कर दे रही है लोगों के खिलाफ, शाह के खिलाफ नारा लगा रहा है लोग, उनकी सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही है, तो ये सब दर्शा रहा है कि जनता उनके प्रति नाराजगी है और जनता कुपित हो चुकी है इनसे और क्षुब्ध है। तो जनता ही तो मालिक है लोकतंत्र की, वो वोट देगी तो जीतते हैं। और जनता जब दिख नहीं रही है उनके सभाओं में, तो वोट कैसे उम्मीद कर सकते हैं पर? तो हाँ, अब ये जो ईवीएम में जो आरोप लग रहा है कथित रूप से कि हाँ वो ईवीएम का घोटाला हो जाएगा, ईवीएम में सब वोट पड़ जाएगा उनको, अगर ऐसा कुछ होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो स्थिति है पूरे बिहार में, यहाँ से उनको 2 अंक में जाना मुश्किल है। तो ये बिहार का एक प्रत्याशी लोकप्रिय उम्मीदवार कन्हैया कुमार दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। कन्हैया कितना काम करेगा? कहाँ? दिल्ली में? बिहार में। असल में देखिए, कन्हैया बहुत ही प्रखर वक्ता है और कांग्रेस, यहाँ फिर वही बात हुई, कन्हैया लड़ना चाहते थे बेगूसराय से, लेकिन बेगूसराय की सीट सीपीआई को चली गई। वहाँ कम्युनिस्टों का पुराना गढ़ रहा है बेगूसराय, इसलिए सीपीआई ने दावा किया और उसको मान लिया गया महागठबंधन की तरफ से, तो वहाँ सीपीआई के उम्मीदवार लग रहे हैं। तो कम से कम कन्हैया को हम ये तारीफ करेंगे और उनको धन्यवाद भी देंगे कि उन्होंने अनुशासन को बरकरार रखा और पार्टी से के खिलाफ नहीं कहेगी नहीं हम तो लड़ेंगे तो बेगूसराय से ही लड़ेंगे, ऐसा उनकी दिली इच्छा थी कि हम बेगूसराय से चुनाव लड़ें। लेकिन जब पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, और वहाँ नहीं दिया मतलब गठबंधन में दूसरे साथी के साथ, दूसरे सहयोगी के साथ सीट चला गया वो, तो जब सीट नहीं, उनको टिकट नहीं मिला तो वो विरोध में नहीं गए, पार्टी का काम करते रहे और वो तब उनको दिल्ली का उम्मीदवार बनाया। दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली से
अरे मनोज तिवारी पश्चिमी दिल्ली या फिर दिल्ली उत्तरी दिल्ली। हाँ, तो वहाँ से उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो फैक्टर असल में है कि बिहार में कन्हैया जितना भी कार्यक्रम करेंगे तो उनके माने जो भाषण है उनका ओबियसली उस पर उस लोगों पर प्रभाव डालता है और उसका कितना उपयोग कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन के लोग कर पाते हैं ये बड़ी बात है, ये देखना होगा आगे। और क्या आपको लगता है कन्हैया और मनोज तिवारी में जो भिड़ंत होगी किसकी जीत की उम्मीद कर रहे हैं आप? हाँ, वहाँ देखिए, वहाँ तो पिछले बार ट्रायंगुलर फाइट हुआ था, 7 सीटें जो थी सब सातों से लगता है भाजपा जीत गई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन है और वहाँ आप इसको माने अर्थमेटिक के हिसाब से जोड़ सकते हैं कितना वोट कांग्रेस को है और जितना वोट आम आदमी पार्टी को आया है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो भाजपा की हार होगी और ये करीब करीब 7 सीटों पर वहाँ यही दिख रहा है। तो ज़्यादातर सीटें वहाँ भाजपा आ जाएगी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से गठबंधन जो है। मेरा अंतिम सवाल होगा, चुनाव जीतने के बाद आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा चेहरा? ये तो चुनाव के बाद तय हो जाएगा, अगर बहुमत आता है हमारे गठबंधन को तो सब मिल करके तय करेंगे। बड़े बड़े लीडर हम लोग के पार्टी के लिए हैं, सारे पार्टी के लीडर बैठेंगे और तब फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस लोग सोचता है कि कांग्रेस के ही बनेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही कहा है कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन तो ये हो सकता है, जिससे मान लिया सभी लोग की आस्था हुई कि नहीं भाई वही बनेंगे, उनको बनाएंगे, बैठेंगे सब लोग, अगर बहुमत आ जाता है तभी तो ये स्थिति पैदा होगी ना। नहीं, भाजपा का कहना है कि सिर्फ फुटबॉल होगा, मारामारी होगा और तोड़फोड़ होगा। कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं होता है, जिसे जब गठबंधन बना है सभी लोग मिल करके और चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से, तो सिर्फ फुटबॉल का कहाँ सवाल होता है। जो भी बैठक में सर्वमान्य रूप से चुने जाएंगे संसदीय दल के नेता वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव नजदीक है, चुनाव हो रहे हैं और जल्दी फिर बात करेंगे आपसे हम, क्या परिणाम निकल रहा है, कैसा स्थिति रहेगा। नमस्कार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रभात कुमार। उन्होंने दावा किया है कि बिहार से एनडीए का सफाया लगभग हो जाएगा और 4 सीट भी उनसे मुस्तफिल हो जाए, बहुत काफ़ी है। कन्हैया कुमार का एक अच्छा फैक्टर है जो कांग्रेस से के साथ हैं वो और लड़ रहे हैं दिल्ली से, उनकी जीत भी पक्की है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए इंडिया गठबंधन कोई प्रॉफिटेबल नहीं होगा, सभी एकजुट होकर हैं और एकजुट होकर के जिनको तय करेंगे वो बनेंगे प्रधानमंत्री की चेहरा। नमस्कार, मैं समर भूमि से रोहित शर्मा। देखते रहिए चुनाव का परिणाम क्या होता है, आगे क्या चलेगा। और इसके साथ ही आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए